हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 12 अगस्त 2023 और देखते हैं अपने प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। यूपीएससी के अब तक हमने 22 क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया जो कि 2020 के हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं और सीरीज है हमारी ए। देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। इन 19th सेंचुरी के हाफ में इंडिया में क्या रिवोल्यूशन हुआ उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इंडिया हैंडीक्राफ्ट वर्क वर्क नहीं है यहाँ पे होगा वर्क। ठीक है, वर यूनिट्स। उसके बाद है मशीन्स वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल। ओके, सो मशीन्स वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अ लार्ज नंबर्स। उसके बाद देख रहे हैं क्या है, मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लार्ज नंबर में। आई थिंक ऐसा तो नहीं हुआ था। रेलवे लाइंस वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इट्स नॉट इतना बड़ा कहाँ भला होने वाला है अपना। उसके बाद देखेंगे हैवी ड्यूटी फॉर द इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर, यानी हैवी ड्यूटी जो लगाई गई। तो वी आर कंफ्यूज फ्रॉम द ए एंड सी डी। सो इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जैसा कि अपना रिदम है। देखते हैं अब उसके बाद हम देखते हैं पीसी। पीसी बोले तो प्रीलिम्स करेंगे तो थोड़ा सा आज का जो है ये थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। क्या है आपका अदिति पोर्टल्स की बात करेंगे। एक्चुअली में ये करंट का है। इसको स्टेट गवर्नमेंट ने जो केरला की उसने इसको पास आउट किया है या लॉन्च किया है, यू कैन से दैट। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है जो रजिस्ट्रेशन करना किसका, जो माइग्रेंट वर्कर है उनका रजिस्ट्रेशन करने का काम है किसका, अदिति पोर्टल्स का। उसके बाद आता है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड यानी कि एसएसबी। और एसएसबी की बात करूं तो ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग रिसर्च अप्लाइड और फंडामेंटल। ये एक्चुअली में एनुअली अवार्ड है। ठीक है, और ये रिसर्च अगर आप आउटस्टैंडिंग करते हैं, यू कैन से दैट, रिसर्च करते हैं अप्लाइड एंड फंडामेंटल में, देन यू गेट अ शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। इट्स अ फील्ड ऑफ सेवन फील्ड कौन से हैं? बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, मैथमेटिकल साइंस, मेडिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। अब आपको क्या करना है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के आपको फील्ड जरूर याद रखने हैं। रीजन क्या है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन यूपीएससी तो वो आपसे पेयरिंग में पूछते हैं, 4 आपसे दे देंगे और पूछ लेगा आपसे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड का इनमें से कौन सा फील्ड है या नहीं है। अच्छा, अब याद करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक बता दूं आपको क्या करना है। आपको जब हाई स्कूल इंटर में थे तो आपने पीसीएम लिया होगा या फिर किसी ने पीसीबी लिया होगा। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इतना तो आपका याद रखना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेगा ही, मैथ हो गया और चौथा आपका क्या हो गया, बायोलॉजी हो गया। ठीक है, और जो बायोलॉजी लेगा वो आपका मेडिकल में चला जाएगा एम, और जो आपका मैथ लेगा वो आपका इंजीनियरिंग में चला जाएगा। क्लियर है? तो आपके ये 3 4 5 6 निकाल सकते हैं। कौन कौन से देखिए, जैसे मान लीजिए फिजिक्स रहेगा, फिजिकल केमिस्ट्री, और सॉरी फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाया आपको पीसी ले लिया आपने, फिर या तो बायोलॉजी लेंगे आप या फिर आप मैथमेटिकल लेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल साइंस, तो फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस। अब जो बायोलॉजी लेगा वो सीधी सी बात मेडिकल साइंस में जाएगा, और जो मैथमेटिक्स लेगा वो इंजीनियरिंग साइंस में जाएगा। उसके बाद अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो वो अर्थ एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस की बात करेगा। तो क्लियर है? इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं इजीली। मैंने बता दिया पीसीएम पीसीबी के थ्रू, पीसी तो रहेगा ही, एम बी हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं, पी सी एम रहेगा, बी रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो बी वाला होगा वो आपका मेडिकल लाइन में जाएगा और एम वाला होगा वो आपका इंजीनियरिंग लाइन में जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो पी फोर आपका फिजिकल साइंस, सी फोर केमिकल साइंस, एम फोर आपका मैथमेटिकल साइंस, बी फोर आपका बायोलॉजिकल साइंस, और जो मैथ मैथ वाला है वो इंजीनियरिंग साइंस, और बायोलॉजी वाला है वो आपका मेडिकल साइंस, और लास्ट वाला ये रह गया। क्लियर है? तो यहाँ से आप निकालेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी देखेंगे। एनी सिटीजन ऑफ द इंडिया, कोई भी सिटीजन हो भारत का, इंगेज इन द रिसर्च एज अप टू 45 ईयर, और जिसकी एज लगो 45 ईयर तक होना चाहिए। ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडियन ओसीआई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वर्किंग ऑफ इंडिया। ओके, ओसीआई हो या पीआई हो, ये वर्किंग कर रहा है किसमें, इंडिया में, इट्स एलिजिबल फॉर द एसएसवी एंड यू कैन से दैट आपका है ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स में ये एलिजिबल है। ओके, फिर देखते हैं हम रायसीना डायलॉग। एक्चुअली में रायसीना डायलॉग क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है ना इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एनुअली कॉन्फ्रेंस होती है, पहले इतना समझना, एनुअली कॉन्फ्रेंस है। डायलॉग यू कैन से दैट इट्स अ कॉन्फ्रेंस। ओके, जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक एड्रेसिंग इशू फेसिंग द ग्लोबल कम्युनिटी, यानी ग्लोबल कम्युनिटी जो भी फेस कर रही है यू कैन से दैट इशू को रिगार्डिंग द जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक को, तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस होती है जिसको हम रायसीना डायलॉग कहते हैं। क्लियर है? इसको हेल्ड किया जाता है बाय द ऑब्जर्व, कौन है सॉरी, तो हेल्ड बाय द ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन ओआरएफ विद द कोलेबोरेशन किसके साथ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और ये एनुअली होती है इन न्यू दिल्ली में सिंस 2016 से। ओके, 2016 से हो रही है। अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज, ये जयत तलवर है। ठीक है, ये नवल एक्सरसाइज है बिटवीन द इंडिया एंड ईयू, इतना आपका रखना है। तो एक्सरसाइज जयत तलवर जो है ना वो इंडिया तो है हो गई, और यूएई। ठीक है, इतना आपको याद रखना है।
अच्छा आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है इंडिया, इंडिया ऑफिशियल स्टैटिक सिस्टम्स। ये एक्चुअली में इसकी नोडल एजेंसी की बात करेंगे तो मॉस्पी है। क्या है? इंडिया ऑफिशियल स्टैटिक्स सिस्टम्स, इसकी नोडल एजेंसी मॉस्पी है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? अप टू डेट, इसका ऑब्जेक्टिव है अप टू डेट करना एंड कॉम्प्रहेंसिव ऑफिशियल स्टैटिक्स हेल्प द फॉर्मूला मॉनिटर एंड असेस इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आप देख रहे हैं क्या है, ये एक्चुअली में अप टू डेट करने का काम करता है, कॉम्प्रहेंसिव ऑफिशियल स्टैटिक्स, ठीक है, एंड हेल्प करेगा फॉर्मूला बनाने में, मॉनिटर एंड एसेस इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी। नेशनल स्टैटिकल कमीशंस, इसको कंस्टिट्यूट किया गया था 2006 में, और इसकी ये जो है ना अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है इन स्टैटिकल मैटर्स पे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आगे देखते हैं फिर हम। सेंटर सीक्स टू ओवरहॉल्स ब्रिटिश इराक क्रिमिनल लॉ, यानी कुछ चीज़ों को चेंज किया जा रहा है बाई द नेम्स, और ये तो खैर गवर्नमेंट का रूल्स है ना, कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और तो देखेंगे क्या क्या चेंज हो रहा है। जो इंडियन पीनल कोड है जिसको आप आईपीसीसी बोलते थे, है ना, आईपीसीसी जो 1816 का था, इंडियन पीनल कोड आईपीसीसी, इसको रिप्लेस किया जाएगा बाय द भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 बिल। इतना आपको समझ लेना है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो कि 1898 में आया था, इसको रिप्लेस किया जाएगा बाय द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस। और उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करेंगे, 1872 में आया, इसको रिप्लेस किया जाएगा बाय द भारतीय संघ। ठीक है, तो इन तीन को रिप्लेस किया जा रहा है। थोड़ा सा आप देख लेंगे कि किस तरीके से इंडियन पीनल कोड्स है वो बीएनएसएस है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता है, और क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है 1898, वो आपका होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस। और इंडियन एविडेंस है, ये मैंने रिवाइज करा दिया आपका, विल बी रिप्लेस्ड बाय द भारतीय संख्या। तो ये कुछ जो ब्रिटिश टाइम के हैं उनको चेंज करने की बात करी गई है। ठीक है, अच्छा, और इसमें अमेंडमेंट की बात करूँ तो लगभग 313 अमेंडमेंट की बात करी गई, है ना। और ये हमें पता चलेगा कौन सी चीज़ें चेंज हो रही हैं और कौन सी नहीं हो रही हैं, किस नेम से चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो ये फ्राइडे को एक्चुअली में अमित शाह के द्वारा उसको चेंज करने की बात की गई। अच्छा, अब देखते हैं और क्या है अपने लिए इंपॉर्टेंट, उसको निकालने की कोशिश करेंगे हम। क्या है? 28 स्टूडेंट ऑफ द एमएसडी बोले तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली स्कूल फॉलिंग आफ्टर ईटिंग मिड डे मील, यानी एमडीएम खाने से लगभग 28 स्टूडेंट जो थे एमएसडी के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक्चुअली में इसके अंडर में एक जो विद्यालय है उसका नाम है प्रतिभा विद्यालय, तो उसको रन किया जा रहा है। बट मेयर ये कह रहे हैं कि भाई गैस लीक हुई है, कहाँ से? ट्रेन से, इस कारण ऐसा हुआ है। बट नहीं, ये नहीं था, इट्स इट्स इलॉजिकल रीजन, है ना। ऐसा कैसे यार, एमडीएम का कुछ ना कुछ तो उसमें कंटेमिनेटेड मिला होगा ना, इसी वजह से हुआ होगा। और अगर मैं बात करूँ तो जो बीजेपी एक्चुअली में प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा ने ये कहा था कि भाई उन्होंने जब ये आपका है हॉस्पिटल है राम मनोहर लोहिया, वहाँ पे एडमिट किया गया 15 स्टूडेंटों को, तो जब वो गए वहाँ पे तो उन्होंने यही कहा कि भाई ये जो है ना जो बर्तन है ना इसके, और एमडीएम की बात करी जाए ना थोड़ी सी, तो ये कंटामिनेटेड है ना, बर्तन के साथ जो फूड दिया जा रहा है वो कंटामिनेटेड है। और जो पेरेंट्स है उन्होंने भी यही कहा कि भाई ये तो यही है कि अनसैनिटरी कंडीशंस होगी, है ना, इसी वजह से ऐसा हुआ है। बट वही है, मेयर का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब है हमारे पास तमिलनाडु टू मूव टॉप कोर्ट एज कर्नाटका रिफ्यूज टू शेयर कावेरी वाटर। अब देखिए, कर्नाटका और तमिलनाडु में ये फाइट चलती रहती है। एक्चुअली में कर्नाटका क्या होता है ना, एक लिमिट तक तो पानी देता है, उसने ये बोल दिया कि भाई मैं आपको 15,000 क्यूबिक वाटर दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, या फिर 8,000 क्यूबिक वाटर दूंगा 22 अगस्त को, 10 अगस्त को मैंने आपको 15,000 दे दिया, तो इस तरीके से वो देने की कोशिश करता है भाई 15। बट क्या है ना कि कर्नाटका ये चाहता है कि पानी मिलना चाहिए हमें रेगुलर बेसिस पे, है ना। और यही डिमांड वो करता है, किससे? कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कर्नाटका ये डिमांड करता है कि भाई हमें वन टाइम आप वाटर मत दीजिएगा, रेगुलर बेसिस पे दीजिएगा, चाहे वो कुछ भी कम हो हल्का सा, है ना। तो कर्नाटका का ही है, तो इसलिए वो यहाँ पर कहानी ये है कि कर्नाटका जो है ना वो अब इस बात को टॉप कोर्ट में भी उठाना चाहता है ना। तो हमारे लिए इसमें से निकालने के लिए क्या है, हमारे लिए है इसमें से कावेरी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कावेरी रिवर को हमें अच्छे तरीके से समझना है कि क्या कावेरी रिवर है ना। तो देखेंगे क्या है, कावेरी रिवर इज वन ऑफ द मेजर रिवर इन द साउथ इंडिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कहाँ पर है ये, पहले तो आपको इतना समझ लेना है साउथ इंडिया में है। पहले आपका यहाँ पे बना क्वेश्चन, क्वेश्चन के थ्रू मैं निकाल के दिखाता हूँ। ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। कहाँ पे है वो? वेस्टर्न घाट में ऑफ द कर्नाटका। ठीक है, एंड फ्लोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका, और ये कहाँ से बहती हुई है? कर्नाटका से तमिलनाडु एंड पुदुचेरी बिफोर इम्पटिंग इन टू द बे ऑफ बंगाल। और उसके बाद क्या होता है,
ये फ्लोइंग होती है थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी और बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में। हियर आर सम की पॉइंट्स अबाउट द कावेरी, यहाँ पे मैं लिख दिया है यूपीएससी नोट्स के लिए। ओरिजिन क्या है इसका? द कावेरी रिवर ओरिजिनेट एट, ये है आपका तालगवेरी इन द ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ द कर्नाटका। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ये है तालगवेरी। ठीक है, वैसे तो ब्रह्मगिरी हिल्स आपको याद रखनी है। इट देन फ्लो थ्रू द कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी कावेरी। टोटल डिस्टेंस कितनी है? लगभग 800 किलोमीटर। ओके। वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट की बात करें तो द कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग इशू बिटवीन द कर्नाटका एंड तमिलनाडु ओवर शेयरिंग द रिवर वाटर। ये भी मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है। बोथ स्टेट हैव बीन एंगेज्ड इन द लीगल बैटल एंड नेगोशिएशंस for decades to determine the allocation of water for the agriculture, domestic and industrial uses। तो फाइटिंग इनमें जो चलती रहती है ना, वो एग्रीकल्चर के लिए हो या डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल यूज, जो वाटर यूज होना है उसके लिए चलती रहती है बिटवीन द कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अच्छा, एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट की बात करेंगे तो द कावेरी बेसन इज एग्रीकल्चर रिच। ठीक है। एंड रिवर सपोर्टेड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप लाइक जैसे राइस, शुगर केन या फिर कॉटन से। द वाटर फ्रॉम द रिवर इज लाइफ लाइन फॉर द फार्मर इन बोथ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। यही बात मैंने बताने की कोशिश की कि एक्चुअली में क्या है ना, सबसे पहले आपको इतना रखना है कि भाई ये साउथ में बहती है। ठीक है। और कहाँ कहाँ से कौन कौन सी स्टेट आपको देख लेनी है। तो थोड़ा सा मैंने मैपिंग लगाने की कोशिश की यहाँ पे, ये क्लियर नहीं आया पर इसको देख लेंगे। देखिए, ठीक है, क्या अपनी कावेरी रिवर ये रही। तो आप देख रहे हैं कि ये कावेरी रिवर है ना आपकी, यहाँ से ये देखिए, है ना। तो ये आपकी निकल के कहाँ जा रही है? इधर, इधर की हम बात करेंगे। तो ठीक है, अब इसमें से हमें निकालना क्या है? देखिए, वो तो हमने समझ लिया कि भाई ये जो डिस्प्यूट होता है बिटवीन द इसमें। अब आपके लिए मान लीजिए कि नॉर्थ टू साउथ आ गया अरेंज करने के लिए, साउथ टू नॉर्थ आएगा अरेंज करने के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है क्वेश्चन बनेगा। तो आपसे पूछ लिया गया साउथ टू नॉर्थ। ठीक है। अब देखेंगे आप, आपको साउथ से चलना है तो यहाँ पे क्या मिल रही है आपको? कावेरी। फिर उसके बाद क्या मिलेगी आपको? यहाँ मिलेगी आपको एक रिवर पोन्यार, पी। उसके बाद फिर आपको मिलेगी एक और पेन्नार। ठीक है। अब देखिए, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं जो पेन्नार है ना, ये आई थिंक यहीं आसपास होगी। नहीं भाई, इतना समझना है आपको। उसके बाद फिर आपकी क्या हो जाएगी? फिर आपको देखिए यहाँ पे तुंगभद्रा मिल जाएगी और इधर कृष्णा। तुंगभद्रा और कृष्णा, समझ रहे हैं? तो क्या है ना कि इस मैपिंग में आपको नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इस टाइप की कुछ रिवरों को, ये मैपिंग मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया था। मैंने भाई ये बताने की कोशिश की थी कि इसमें से कई बार क्वेश्चन आपके बनने के चांस रहेंगे। ये मैप तो आपके माइंड पे बिल्कुल रटा होना चाहिए बढ़िया तरीके से, है ना। और डेफिनेटली अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा रिवर में, मुझे लगता है कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आपका, अगर आपने ये पढ़ लिया ना, ये मैप पढ़ लिया आपने, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई क्वेश्चन बचेगा। आप डेफिनेटली, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करूँ आफ्टर बिफोर द 2023 एग्जाम, सो इजीली आप एलिमेंट टेक्निक से कर पाएंगे उन्हें, है ना। बचेगा ही नहीं आपका क्वेश्चन। और आप अगर इधर आ जाइएगा 2023 वाले में, तो रिवर का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, अगर आपका ये मैपिंग अच्छा है तो देन यू कैन 50-50 चांस, है ना, आप इसे कर सकते हैं। सो अब देखेंगे हम, ये हमने समझ लिया। अब क्या है हमारे लिए न्यूज? अब न्यूज में है एनजीटी टू उड़ीसा स्टॉप इलीगल कंस्ट्रक्शन नियर टम्पारा लेक। तो टम्पारा लेक में अब आपको समझना, सबसे पहले ये पता है कि टम्पारा लेक पड़ती कहाँ है। तो ये उड़ीसा में पड़ती है। अच्छा, एनजीटी ने इस पे क्या लगा दिया है? स्टॉप लगा दिया अभी कंस्ट्रक्शन में। टम्पारा लेक पे कुछ काम चल रहा है, उसके कंस्ट्रक्शन पे अभी रोक लगा दी है बाई दी एनजीटी, है ना। रीजन क्या है? अभी कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटली डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, है ना। और एनजीटी तभी तभी मूड में आता है जब इन्वायरमेंटली कुछ ना कुछ वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाता है या फिर कुछ डिस्टर्ब होता है। तो वही है। अब इसमें से हमारे लिए ना एनजीटी भी एक बॉडी है, इसको बहुत जरूरी है पढ़ना हमारे लिए, क्योंकि ये इट्स इम्पोर्टेंट। और इसका आई थिंक क्वेश्चन जो है 2010 में ये बनी थी, बट इसका क्वेश्चन 2016, 17, 18 में ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन के अब तक आ चुके हैं, है ना। एनजीटी के दो तीन आई थिंक, है ना, आई एम नॉट श्योर। सो हम देखेंगे क्या है एनजीटी। चलिए देखते हैं क्या है एनजीटी। What is a National Green Tribunals? So it is a specialized body set up under the National Green Tribunal Act 2010 for the effective and expeditious disposal of the cases relating to किससे हैं? Environmental protection की बात हो या फिर conservation of the forest and other natural resource। तो इन तीन चार चीज़ों पे ये काम करता है एनजीटी। विद द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द एनजीटी, ठीक है, India became the third country in the world set up a specialized environment tribunals, only after Australia and New Zealand, and the first developing country to do so। तो कुल मिला के ये है कि इंडिया जो है, अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद ये थर्ड नंबर पे आ जाता है। पर डेवलपिंग कंट्री में, जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें से इंडिया एज अ फर्स्ट कंट्री। उसके बाद देखते हैं NGT is mandated to make disposal of the application or appeals finally within a 6 month of filling the same।
यानी कि अगर इस पर कोई भी सुनवाई होनी है विद इन 6 मंथ होगा, ठीक है। और एनजीटी हैव 5 प्लेसेस ऑफ सिटिंग, 5 जगह बैठती है एनजीटी। कौन कौन सी जगह है? न्यू दिल्ली इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द सिटिंग एंड भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। फिर 5 प्लेस आपको याद रखने हैं, उनमें से जो न्यू दिल्ली है वो आपका क्या है? प्रिंसिपल प्लेस है फॉर द सिटिंग ऑफ द एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। ओके, सो ये 5 आपको याद रख लेने हैं। उसके बाद इसमें से निकालने के लिए आपके लिए है कि इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे है, पर डेवलपिंग में वो 1st नंबर पे है। कोई भी अगर इसमें कार्रवाई होनी है विद इन 6 मंथ होनी है आफ्टर फिलिंग दी। और उसके बाद ये आपकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू उसको लागू किया गया। अच्छा, उसके बाद देखते हैं फिर इसमें से एक और क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, वो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन उठा लिया गया था। अब इस क्वेश्चन को हमें ना याद करना है, ये याद करने वाला मैटर है। तो क्या है? एनजीटी डील विद द सिविल केसेस अंडर द 7 लॉ रिलेटेड इन्वायरमेंट। अब 7 लॉ को ये डील करता है। तो ये 7 लॉ में बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसका पूछा जा चुका है, मैं आपको बता दूं, है ना। और ये 7 लॉ सबको याद नहीं होते इतनी जल्दी, पर मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। तो देखिए पहला क्या है? फर्स्ट, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन 1974। तो सबसे पहले आपको देख लेना वाटर वाला है, डब्ल्यू कप 1974, क्लियर। दूसरा देखते हैं, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन सेज एक्ट 1978। ये भी वाटर वाला है आपका 77। अब 19 तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो फॉरेस्ट वाला है आपका 1980, क्लियर है, 80। अच्छा, उसके बाद आते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 19। अब एयर आ जाइएगा, एयर में आपका पड़ जाएगा 81, ठीक है। मैं सीधा सीधा इतना ही लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986, 86, ये आपका हुआ 86। उसके बाद आता है द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। तो पब्लिक की लाइबिलिटी होगी भैया कुछ ना कुछ, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ये आपका हो जाएगा 91। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये आपका आ जाएगा 2002। ये एक्ट में याद ही होनी चाहिए, क्योंकि जब हम मेंस का भी आंसर करेंगे ना तो ये एक्ट हमें पता ही होनी चाहिए, तभी हम इसको लिख पाएंगे। तो देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले पानी की बात करी गई, भाई एनजीटी है ना, अब आपको पता है ये ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल की फर्स्ट डिमांड होती है कि वो पानी की बात करें, ठीक है। तो चाहे वो 7 4 लोगों को मिले या 7 7 मिले, ऐसे याद करना है। यानी कि 4 7 लोगों को मिले या 7 7 मिले, ये वाटर हो गया आपका, क्लियर है। अब जो पानी होगा वो चाहिए किसको? जंगल को, यानी कि फॉरेस्ट, ठीक है। अब फॉरेस्ट में क्या होती है? हवा। हवा तो सब जगह ही है भाई, तो फॉरेस्ट होगा, उसके बाद क्या होगी आपकी हवा। अब इनसे क्या बन जाएगा? एक इन्वायरमेंट। फॉरेस्ट में हवा है तो उससे मैं थोड़ा सा सेंस लगा के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे आपका बन जाएगा इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इन्वायरमेंट बन गया, तो इन्वायरमेंट भाई साहब गुड रखना, उसको अच्छा रखना, ये एक्चुअली में क्या है ना, ये लाइबिलिटी होती है किसकी? पब्लिक की। तो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो ना कैसी रहेगी आपकी? बेटर रहेगी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपकी कैसी रहेगी? बेटर रहेगी। तो अब आप मेरी बात को एक बार और याद करने की कोशिश करना, मैंने आपको कैसे बताया कि सबसे पहले आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, वाटर, चाहे 7 4 लोगों का हो या 7 7 लोगों का हो। देखिए मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप प्लीज इसको याद करिएगा, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट की बात करें हम, तो फॉरेस्ट में थोड़ा सा मैंने सेंस लगाया, हवा होती है, ठीक है, यानी फॉरेस्ट 80 में, और इसमें हवा हुई, ठीक है। और हवा से क्या बन गया? इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट बन गया तो पब्लिक की कुछ लाइबिलिटी है इसको इंश्योर करने की, और इससे क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बेटर हो जाएगी, क्लियर है। तो ये आपके 7 देख लेंगे अंडर दी एनजीटी। अच्छा, अगर कोई भी वॉयलेशन होता है इन लॉ में से, ठीक है, तो डिसीजन इसका जो लिया जाएगा भाई गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा, अंडर दीज लॉ कैन बी चैलेंज बिफोर द एनजीटी। और ये जो है इसको चैलेंज किया जाएगा बिफोर द एनजीटी, क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो अब हमने एनजीटी भी देख लिया, अब हमारे पास आ जाता है चंद्रयान 3। जैसा कि इसका हमने कोई भी टॉपिक अभी तक नहीं छोड़ा है, और चंद्रयान 3 की बात करूं, मुझे लगता है कि अब जो स्टूडेंट रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे ना, डेफिनेटली चाहे वो 10 देखें, ये फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के ये वीडियो सिर्फ इस पर्पज से बनाई जाती है कि जो भी स्टूडेंट्स से जुड़े हैं, है ना, चाहे वो 50 लोग देख रहे हैं या 60 लोग देख रहे हैं, मैं तो देखता हूँ मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं कई वीडियो में, हालांकि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट एक्चुअली में कंटेंट है ही नहीं, फिल्टर कंटेंट है ही नहीं, कुछ कह दिया, कुछ का कुछ कह दिया, है ना। फिल्टर कंटेंट मिलता है वहाँ थोड़ी सी भीड़ कम होती है, हाँ, चलिए जोड़िए, तो मजाक है। तो क्या है ना कि चंद्रयान को अब तक हमने ऐसा कोई भी इसका टॉपिक ना छोड़ा, और ना ही हमने क्वेश्चन छोड़ा जिसको हमने सॉल्व ना किया हो। और मुझे लगता है कि एक मैं आपके साथ चार्ट शेयर करता हूँ चंद्रयान 1 2 3 वाला,
वो चार्ट मैं कई बार शेयर शेयर किया है मैंने, आज भी उस चार्ट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मुझे लगता है कि वो चार्ट जिसने क्लियर कर लिया उसका क्वेश्चन बच ही नहीं सकता, डेफिनेटली सॉल्व होगा। सो तो क्या है, लूना 25 विल नॉट अफेक्ट चंद्रयान 3 रशिया स्पेस एजेंसी। अब देखिए ये लूना जो 25 है ना, ये है क्या, ये एक्चुअली में रसिया का है, पहले तो आपको इतना समझना है। और इसको लॉन्च किया गया फ्राइडे को, यानी कि सैटरडे है, कल लॉन्च किया गया। और ये भी उसी दिन लैंड करेगा जिस दिन अपना लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा आपकी चंद्रमा के साउथ पोल पे, है ना। तो कुल मिला के ये है कि अब हमको 42 दिन की यात्रा पूरी करनी पड़ रही है। और ये देख रहे हैं आप, फ्राइडे को बोले तो आई थिंक कितना था, 10 तारीख थी, यानी कि ये 13 दिन अपनी कुछ टाइमिंग लेगा वहाँ पहुँचने के लिए, है ना। 7-8 दिन तो पृथ्वी कच्चा में रहेगा, उसके बाद वो चंद्रमा के लिए निकल लेगा, ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। तो आपको ये समझना है सबसे पहले ये है, जो लूना 25 है वो किसका है, रसिया का। अब रसिया की जो स्पेस एजेंसी, उसका नाम हमें देख लेना है कौन सी है। तो थोड़ा सा मैं आपको रीड कराने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। रसिया स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस, आपको इतना याद रखना है। तो 5 जो आपकी स्पेस एजेंसी हैं उनको आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद विच लॉन्च्ड द लूना 25 ऑन फ्राइडे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, हैज टू मिशन डिफरेंट लैंडिंग एरिया, देयर वाज इनफ स्पेस ऑन द मून। अब देखिए रसिया यही कहना चाह रहा है कि भाई बिल्कुल भी इंडियन परेशान ना हो, लूनर स्पेस, लूनर जो साउथ पोल है, तो वहाँ पे इतनी स्पेस है कि वहाँ पे और भी, यू कैन से दैट, जो आप चंद्रयान या फिर लूना 25 इस तरीके के भेज रहे हैं, तो और भी वहाँ पे रुक सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसी दिन हम भी पहुंचेंगे और आप भी पहुंचोगे, तो रसिया बिल्कुल साथ चल रहा है हमारे, है ना। अच्छा, और इसको लॉन्च जो किया है ना लूना 25 को, इसको किया गया है लॉन्च फ्रॉम द रसिया वॉस्टेनी स्पेस पोर्ट्स इन द कंट्री, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा नाम याद रखना है। अच्छा, और ये एक्सपेक्टेड है, ये आपका 23 अगस्त को ही पहुंचेगा, सेम डे विद विच चंद्रयान 3 आल्सो एक्सपेक्टेड टू लैंड ऑन दी लूनर सरफेस। अच्छा, और उनका बट क्या है ना कि लूना 25 और चंद्रयान 3 का ये डिफरेंट लैंडिंग एरिया प्लान है। ये नहीं है कि सेम एरिया पे होंगे, नहीं है, तो ये दोनों ही आपके लूनर साउथ पोल पे, लूनर साउथ पोल है, तो लूनर साउथ पोल पे, पर उनके डिफरेंट एरिया बटे हुए हैं कि भाई यहाँ पर हम लैंड करेंगे, यहाँ पर आप लैंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद करेंगे इसरो की बात करें, तो इसरो ने प्लान किया है लैंडर रोवर को, वही है हमें पता ही है, वही 5:47 तक, लगभग 23 अगस्त को उसको पहुंचना है। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या है। और इंडिया और रसिया ऐसे फर्स्ट कंट्री है, यू कैन से दैट, लैंड टू ऑन द मून साउथ पोल, जो लूनर के यू कैन से दैट साउथ पोल पर ये लैंड करेंगे। तो इंडिया और रशिया ऐसे 2 वर्ल्ड के कंट्री बन जाएंगे। अगर 23 अगस्त को ऐसा हो जाता है ना, तो इतिहास रच जाएगा पूरे वर्ल्ड्स में, पूरे वर्ल्ड्स में ऐसा इतिहास रच जाएगा कि इंडिया और रसिया जो है आपके, वो क्या हो जाएंगे, वर्ल्ड के 2 ऐसे कंट्री हो जाएंगे जो चंद्रयान के साउथ पोल पर लैंडिंग कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बट अब ये देखिए, रॉसकॉस्मोस को पहले नहीं दिखा कहीं भी कि हमें ये काम करना है, और 47 साल बाद लगभग उन्होंने चंद्रमा के बारे में कुछ सोचा है, वहां जाने की कुछ सोची है, ठीक है। तो अब मैं वो आपको बता दूं क्या करना है हमें। ये तो आप समझ गए हो क्या होना है क्या नहीं होना है, तो लूना 25 अपने पढ़ ही लिया। अब हम देखते हैं जो हमारे पास चार्ट है क्या है। देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं इसको शेयर नहीं कर रहा। कारण क्या है ना कि मुझे पता है कि आप थोड़े से आलसी है ना सॉरी, माइंड मत करना, मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या करता है कि बस सर बता दें, हो जाएगा हमारा। तो आपको ये चंद्रयान 3 के मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूँ उसका, कि आपका इसका क्वेश्चन बचना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 लॉन्च, इसको 2008 में, 2019 में 2 को, 2023 में शेड्यूल है 23 3 को, ये तो हमने बताइए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव थोड़े से देख लेने हैं। स्टडी करेगा ये लूनर सरफेस की, और स्टडी द लूनर सरफेस एंड रोवर ऑन द लूनर साउथ पोल, ठीक है। और ये भी उसका सेम है। उसके बाद कंपोनेंट की बात करेंगे तो ऑर्बिटर, मून इम्पैक्ट प्रोब। ऑर्बिटर देखिए, ऑर्बिटर तो इसमें रहेगा। लैंडर का नाम विक्रम है, बार बार मैंने आपको रिवीजन कराया, लैंडर आपका विक्रम है, एल भी बोल लो आप। और आर पी यानी कि रोवर आपका प्रज्ञान है, ठीक है। और इसमें चंद्रयान 3 में प्रोपल्सन मॉड्यूल्स, लैंडर और रोवर। अब लैंडर तो आपको पता ही है क्या है, आपका लैंडर जो है ना वो विक्रम है, और रोवर आपका प्रज्ञान है। क्लियर कट है यहाँ तक। तो आपको सबसे पहले इसका लॉन्चिंग ईयर देखना है, ऑब्जेक्टिव देखना है, कंपोनेंट्स देखना है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, फिर हमें लॉन्च व्हीकल देख लेना है। तो चंद्रयान 1 का है आपके पास PSLV, चंद्रयान 2 का है GSLV मैक 3, एंड चंद्रयान 3 का है LV-M3। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमें देखना है। तो कुल मिला के इस चार्ट में हमारे पास इंपोर्टेंट है लॉन्चिंग ईयर, ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स एंड लॉन्च व्हीकल्स। ये देख लेने हैं हमें चंद्रयान 1 के, चंद्रयान 2 के, चंद्रयान 3 के। ये चार्ट चाहो तो आप कहीं नोट कर लेना, ठीक है, जहाँ भी आप लिख रहे हैं। या फिर आप एक काम करना कि जो मैं PDF शेयर करता हूँ उस PDF को आप इसको अपने पास सेव कर लेंगे, ओके।
अच्छा, अब क्या है, सेंटर डिफेंस यूज ऑफ वसुधैव कुटुंबकम इन G20 लोगो एज ए चाइना ऑब्जेक्ट। चाइना को ना हमेशा समस्या रहती है हमसे। वो अगर हम कुछ भी यूज कर लेना अपना संस्कृत वर्ड का, तो वो उसको ये लगता है कि यार ये क्यों कर लिया, संस्कृत से उससे नफरत है चाइना को, आप ऐसे कह सकते हैं। तो क्या है, डिफेंडिंग किसकी, वही रक्षा की बात करी गई। डिफेंडिंग जो यूज था किसका, हमने ये संस्कृत वर्ड का यूज किया था G20 के लोगों में। वसुदेव वसुदेव कुटुंब, ये आपने सुना होगा कई बार, है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सेड इट इज, इसको अगर इंग्लिश में निकालेंगे तो उसका मतलब ये निकल के आएगा भाई क्या, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, है ना। इन समरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द आउटकम स्टूडेंट। बट क्या है ना, चाइना को समस्या है, चाइना ने ऑब्जेक्ट उठाया कि भाई ये वर्ड नहीं होना चाहिए, है ना, ये आप नहीं लगा सकते, वसुधैव कुटुंबकम नहीं लगा सकते। ये एक्चुअली में क्या है ना कि एक जो ये नॉन यूएन लैंग्वेज है ना, संस्कृत यूएन लैंग्वेज नहीं है, तो आप उसको नहीं लगा सकते, आप उसको हटाइएगा, इसकी जगह आप कोई भी इंग्लिश वर्ड यूज कीजिएगा कीजिएगा, समझ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि इसको हटाने की बात की गई, तो ये उसी का ऑब्जेक्शन है। अच्छा, आगे थोड़ा सा हम देख लेंगे, ये मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, इसमें कुछ है ही नहीं तो बताऊंगा मैं। असम डिलिमिटेशन, इलेक्शन कमीशन रीनेम सम सीट्स इन द फाइनल रिपोर्ट्स। तो असम में क्या हो रहा है ना कि इलेक्शन कमीशन कुछ सीट्स पे रीनेम बात करने की बात हो रही है, कुछ चीज़ें उनमें चेंज होगी, है ना। तो ये फाइनल रिपोर्ट्स है किसकी, इलेक्शन कमीशन की। तो अब हमारे लिए ना थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ये तो असम में पर्टिकुलर एक स्टेट की बात करी गई है, बट हमें पढ़ना क्या है, इलेक्शन कमीशन की बॉडी देख लेनी है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, क्या है। तो देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने ये आपके साथ इस तरीके शेयर किए, देखते हैं क्या है। तो इलेक्शन कमीशन बहुत मैपिंग की है मैंने, आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे आप, सॉरी, आई मीन इसको शॉर्ट मैप किया है मैंने। तो देखेंगे इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो न तो पंचायत में होता है न म्यूनिसिपलिटी में होता है। तो पंचायत और म्यूनिसिपलिटी जो होती है उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है, बट ये सेपरेट है इसके लिए क्या, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन में आपकी क्या हो जाएंगे, पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये ऑल इंडिया बॉडी है। पार्लियामेंट एक्चुअली में ये पार्लियामेंट में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर में आपका स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल ये किस में आती है, 324 में आती है। इसका इलेक्शन की बात करेंगे तो ये इलेक्शन किसके कराती है, जैसे पार्लियामेंट के हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के हैं, प्रेसिडेंट के हैं, वाइस प्रेसिडेंट के हैं, ठीक है। और इसके पास जो पावर है ना वो कैसी है, तीन तरह की है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडवाइजरी है और क्वासी जुडिशियल है, ठीक है। और ये परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है, इतना आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर दिया। अब देखेंगे थोड़ा सा यहाँ से, देखिए निकालने की कोशिश करते हैं। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इसमें आपके एक तो मिलेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन, और दो मिलेंगे आपको अदर इलेक्शन कमीशन। इनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, क्लियर है यहाँ तक। और जो आपका चीफ इलेक्शन कमीशन होगा वो क्या बन सकता है, आपका चेयरमैन बन सकता है। थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे तो इनकी कंसल्ट से रीजनल कमीशन को क्या होता है, वहाँ पे चुना जाता है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इनकी कंडीशन एंड टेन्योर को डिटरमाइन किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, ये मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, अब ये रिजाइन और रिमूव इनको 6:65 पे होगा इनका टेन्योर जो है, ठीक है। और एक्सपायरी होगी तभी ये इनकी जो, सॉरी, एक्सपायरी होगी तभी इनको रिमूव किया जाएगा, और टेन्योर जो होगा 6:65 होगा, और सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर इनकी क्या होती है, सैलरी होती है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री तो उसकी देखने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंस की बात करें तो क्या है, देखिए चीफ इलेक्शन कमीशन है वो आपका सिक्योरिटी ऑफ टेनर की बात करता है, और उसको रिमूव किया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर। तो कुल मिला के ये देख रहे हैं आप, इस इलेक्शन कमीशन की जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, ठीक है। ये बट ये अब प्रेसिडेंट ने तो उनको चुन दिया, पर ये प्रेसिडेंट के प्लीजर पे नहीं होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के बेस पे इनको क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है बाय पासिंग द स्पेशल मेजोरिटी रेजोल्यूशन। और इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी जो है पास करनी पड़ेगी पार्लियामेंट में। अच्छा, डिसएडवांटेज की बात करें नहीं है इसका, ठीक है। और चीफ इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन, तो ये अदर इलेक्शन कमीशन और रीजनल कमीशन, ठीक है। तो इनको रिमूव किया जा सकता है बाय दी चीफ इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन से, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ दोष भी हैं, क्या है भाई, कि इलेक्शन कमीशन को देखिए ना तो क्वालिफिकेशन तय है, ना ही इनके टर्म तय हैं, ठीक है। और ना ही इनको वंचित किया गया है फॉर द रीअपॉइंटमेंट, है ना। तो कुल मिला के ये है कि इलेक्शन कमीशन का रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, यस हो सकता है भाई, कि ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, आपने इलेक्शन कराया, आपको जानकारी है इस फील्ड की, है ना। और नॉट स्टॉप टू सेकंड अपॉइंटमेंट, इसका नो सेकंड अपॉइंटमेंट नहीं रुकता है, आप अपॉइंटमेंट हो सकते हैं सेकंड के लिए। तो ये हमने क्या देख लिया, इलेक्शन कमीशन, ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं ECOWAS block to keep troops ready for the Nigers। अब देखिए ECOWAS, एक्चुअली में ECOWAS लिए ये कह रहा है कि भाई अभी नाइजर आपने पढ़ा होगा, नाइजर में क्या कहानी थी कि भाई वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनको रिमूव कर दिया गया, है ना, बाय दी फोर्स,
एंड उनके बाद फोर्स ने वहाँ पे अपनी कमान संभाली। तो इसीलिए इकोवास एक्चुअली में इसमें इंटरवेंट करने की कोशिश कर रहा है। और इकोवास क्या बताने की कोशिश कर रहा है उसको देखेंगे हम, इकोवास है क्या, तो देखते हैं। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द बेस्ट अफ्रीकन स्टेट है ये इकोवास, पहले तो आप इसकी फ्लो में देखना नहीं है। इज अ is a economic cooperations among the member state in order to raise living standards and promote economic development, and it has also but to address some security issue, कुछ सिक्योरिटी इशू भी देखता है। और सिक्योरिटी इशू को साथ साथ आपने देखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो या लिविंग स्टैंडर्ड की बात हो, ये सारी चीजें देखता है क्या इकोवास। यू कैन से दैट इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ बेस्ट अफ्रीकन स्टेट, ठीक है, बाय द डेवलपिंग अ पीस कीपिंग फोर्स कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन्स। तो ये सारी चीजें देखने की कोशिश करता है कौन, इकोवास, ठीक है। अच्छा, नाइजीर को मैंने आपको मैपिंग के थ्रू करा दिया था, है ना। अब कुछ स्टूडेंट का जिनका छूट रहा है ना, तो वो क्या करेंगे, जाके जो अपना पीसी है यानी प्रीलिम्स कंपाइलेशन है लास्ट वाला 1 से 7 अगस्त वाला, उसको देखेंगे। मैंने सेकंड नंबर पे ही नाइजर कराया है। आपको ये लगेगा कि सर बेहतरीन, एकदम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया कि नाइजर नाइजर का बॉर्डर शेयरिंग कंट्री क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार उसको गो थ्रू कर लेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं फिर हम। अब हम आ जाते हैं अपने एडिटोरियल पर। देखिए इस आर्टिकल को मैंने कल आपको पढ़ाया था कि क्या होता है कि अगर आप बुलडोजर जस्टिस कर रहे हैं, है ना, तो बुलडोजर जस्टिस कहाँ तक ठीक है। और उसी के रिगार्डिंग यही है कि भाई इन डेमोलिशन राज द हाई कोर्ट्स एज अ वीकॉन्स। तो कुल मिला के ये है कि इसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि भाई अगर मान लीजिए आपने जस्टिस कर दिया बुलडोजर के थ्रू, तो मान लीजिए घर में एक मेंबर अपराधी था और आपने उसका पूरा घर खसवा दिया, तो ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक न्याय उचित है। अभी नुहू में आपने देखा है ना, यूपी में तो खैर ये चलता ही रहता है, कॉमन सी बात है ना। फलानी सिंह ने कुछ भी कर दिया, उसका पूरा घर ही उसका हटवा दिया, है ना। तो हरियाणा की एक्चुअली में विध्वंस मामले की बात करें, विध्वंस यू कैन से दैट, जो बुलडोजर जस्टिस है उसमें जीएस सांधेवालिया और हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ है जो कोर्ट में होती है। एक्चुअली में उसने बहुत तीखा सवाल पूछा कि भाई इस तरीके से आप क्या क्या चाहते हैं, जाति सिपाही करना चाहते हैं क्या। प्रश्न अब उतना ही जो जितना पूछा ना उतना ही शक्तिशाली था जितना उत्तर देना। भारत में एक अदालत को प्रश्न उठाना चाहिए, यह उन शक्तियों पर एक गंभीर अभियोग है। भाई ये तो राइट नहीं है कि अदालत भाई कोई भी क्वेश्चन उठाए। अदालत ने आगे बढ़कर जो बुलडोजर जस्टिस है उस पर तत्काल रोक लगा दी। अब आप देख रहे हैं यही चीजें हैं। और उसके राज्य के गृह मंत्री के विध्वंस के औचित्य को भी तर्ज किया कि भाई तुरंत उन्हें लॉर्ड एक्टन के अमर क्लासिक की याद दिला दी, क्या सत्ता भ्रष्ट कर दी। भाई कुल मिला के है कि अगर आप ये लॉर्ड जो है उनका क्या नाम है, लॉर्ड एक्टन, वो जो है अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये आपकी सत्ता भ्रष्ट वाली चीजें हैं, है ना, जो नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स की मैं बात करूँ तो इस आर्टिकल्स में आपको बुलडोजर जैसे मैंने अभी आपको बताया, कल भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, आर्टिकल वही सेम है डिट्टो, कुछ भी थोड़ा सा भी डिफरेंट है इसमें, बट ज़्यादा नहीं है डिफरेंट। कि भाई बुलडोजर जस्टिस है कहाँ तक है वो न्यायोचित है या नहीं है, यानी बुलडोजर जो यू कैन से दैट बुलडोजर जो जस्टिस है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप जो एग्जीक्यूटिव है अगर वो डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं इसमें, है ना, ठीक है लीजिएगा। बट अगर मान लीजिए वो पर्टिकुलर एक वो ही बंदा है जिसने आपको ये अपराध किया है और वही उसी मकान में रह रहा है, आप उसे तोड़वाइए, मकान को तोड़वाइए, कुछ भी करिएगा, उसकी जमीन खुदवा दीजिएगा, डजेंट मैटर। बट कुल मिला के ये है कि अगर आप जो एक ने अगर कुछ भी गलत किया है और पूरी फैमिली बेकार हो जाए तो ये आपका न्याय नहीं हुआ, ठीक है। तो इट्स ये एथिक्स का आपको बन सकता है ना, कि अभी ये नुहू में या फिर मान लीजिए यूपी में चलता रहता है बुलडोजर जस्टिस। तो आपको क्या करना है, बुलडोजर जस्टिस के बारे में थोड़ा सा एक आपको राइट करना है ना, उसके बारे में कि भाई ये जो है कहाँ तक न्यायोचित है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में लिख लें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लें, ये कहाँ तक उचित है कहाँ तक उचित नहीं है ना। तो कुल मिला के हमारा जो आज का टॉपिक अगर मैं कहूँ आपसे बुलडोजर जस्टिस के बारे में, थोड़ा सा आप इसको क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे, है ना, ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक नहीं है। तो बस इतना ही लिखना है, व्हाट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द बुलडोजर जस्टिस। ये इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या क्या इसके या फिर प्रोज एंड कंसर्न्स क्या हैं वो देख लेंगे। तो आज हम अपने सेशन को यहीं रोकते हैं और उससे पहले हम देखते हैं अपना जो पीवाईक्यू है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। में क्या है, अब तक हमने देख लिया था कि भाई ये जो है 19वीं सेंचुरी के हाफ में क्या हुआ था कि इंडिया की बात करें तो इंडिया हैंडीक्राफ्ट जो थे वो बहुत वर ruins, है ना, नष्ट कर दिए गए। मशीन्स वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द लार्ज नंबर में इनको किया गया। ऐसा तो वही नहीं था भाई, इतना कहाँ कर देंगे। रेलवे लाइन बिछाई गई मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नो हैवी ड्यूटी ऑफ इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर, नहीं ये भी नहीं। तो कुल मिला के देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश करूँ कि भाई भारतीय दस्तकारी उद्योग को तो नष्ट करना इनका वो था, सिस्टम था। और दूसरी बात थी
तो जो औद्योगिक क्रांति के बाद अगर मैं बात करूँ तो क्या-क्या इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ने की बात थी, तो देखेंगे भारत के अगर वस्त्र उद्योग जो है मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, यानी कि जो सेकंड वाला है आपका। तो अब देखिए, ये तो नहीं हुआ था भई, उद्योग तो वो चला ही रहे थे अपना, भई ये कहाँ हुआ था, ठीक है? रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी मैनी पार्ट्स की, तो बहुत पहले से ही था यार आई थिंक, है ना? ये भी नहीं हुआ। सो और हैवी ड्यूटी इम्पोज़ ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश, यहाँ पे ब्रिटिश उत्पादन की आयात पर भारी शुल्क लगा दिया गया था। नहीं, ये भी नहीं हो पाया था। तो क्या हुआ था, बस इंडिया का हैंडीक्राफ्ट रिन्यू हुआ था। तो आई थिंक आंसर इसका हुआ फर्स्ट। यस, इसका आंसर क्या है आपका? फर्स्ट। ठीक है? तो इसमें तो न्यू एंड ओल्ड पैटर्न नहीं बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन से आपका उठ के आ जाएगा, ए है, बी है, सी है। ठीक है? तो हम अपने सेशन को आज यहीं रोकेंगे। थैंक यू सो मच। और कल आपका कंपाइलेशन आने वाला है पीसी का। जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वो पीसी से जुड़े रहें प्लीज। मैं बता रहा हूँ आपको, आप कुछ भी मत करिएगा, अगर पीसी से भी जुड़ रहे हैं, अगर उस वीडियो को भी आप 3-4 बार देख लेते हैं, डेफिनेटली मुझे नहीं लगता आपको कुछ कोई क्वेश्चन बचेगा। अदरवाइज आप इसको भी चाहते हैं प्रैक्टिकल करना चाहते हैं ना, तो आप एक काम करिएगा, फॉरम या इनसाइट या फिर विजन या किसी भी जो हाई लेवल की कोचिंग है रिगार्डिंग द यूपीएससी, तो आप उसके जो करंट के एमसीक्यू हैं उनको उठाइएगा और देन सॉल्व करिएगा और मेरा पीसी उठाइएगा। आपको लगेगा कि सर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन हमारा नहीं बच रहा। ओके, तो आप पीसी से जरूर कनेक्ट रहें, कल पीसी आपको मिलेगा। ठीक है? ओके, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और देखिए, मैं तो इतना नहीं बोल पाता हूँ, पता नहीं लोग कैसे कैसे बोलते रहते हैं वीडियो को ये वो। मेरा कहना ये है कि देखिए, मैं कंटिन्यूटी बनाए रखा हूँ, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा और आपके जानने में जो भी तैयारी कर रहा है उसको भेज दीजिएगा। भाई ठीक है, देख लो उस चैनल को, अभी प्रमोशन चल रहा है, इसको थोड़ा सा यार सपोर्ट की जरूरत है ना, कि भाई इस लेवल तक का हमें कंटेंट मिल रहा है, फिल्टर कंटेंट मिल रहा है। सो ओके, थैंक यू।